प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान सेंटर पर। बेटा जैसा कि आपको पता है कि आपके डीएड के द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम 3 से 5 अप्रैल के बीच में निर्धारित हैं और आपको उसमें ये भी पता होगा कि आपके 7 पेपर टोटल होंगे और उन 7 पेपर्स में से हमने आपको 1-2 पेपर्स करवा भी रखे हैं। आज हम लोग उसमें से 5वां पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बनता है। क्योंकि यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो उन सारे सवालों का हम लोग आज एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और आपको उन सवालों के जवाब कैसे देना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। पहला सवाल है हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं उन्होंने हर्षचरित को लिखा था और ये जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो जो चालुक्य वंश है उसका सबसे प्रतापी राजा जो होता है वो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि वी आकार की घाटी किस नदी के मार्ग से में बनती है। मतलब जैसे नदियाँ ऐसे बहती हुई आती हैं तो जब ये समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो ये एक वी आकार के स्थल का निर्माण करती है। इसको हम लोग कभी कभी डेल्टा भी कहते हैं। तो ये कहाँ बनती हैं, तो ये निचले भागों में बनती हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निचले मार्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बेटा जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है 5.5। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भृगु का निर्माण कहाँ होता है। तो जो भृगु है उसका निर्माण अधिकतर समुद्र के किनारे पर ही होता है। समुद्र के किनारे पर जब नदियाँ आके गिरने लगती हैं, जैसे ये आपके भारत का नक्शा है, और जब नदी इधर से आकर के गिरने लगती है तो यही किनारों पर ही भृगु का निर्माण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। अस्थाई जो संविधान सभा थी उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपको याद रखना है। देन आगे पूछता है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो बेटा ये हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये सारे आंदोलन इन्होंने चलाए। आगे बात करते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी के उद्गार से जो प्राप्त देव, यहाँ पर देव लिखा गया है, इसको हम लोग द्रव लिखेंगे। द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम होता है। मतलब जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहलाता है, वो लावा कहलाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। तो सर्वाधिक लवणता का मतलब है कि जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं लवणता वाला सागर। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्ट, ये इसका मतलब ही क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका मृत सागर है ये सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, ये प्रशांत महासागर ही है। झील पूछे सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील आपको याद रखनी है ना। झील के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर, लेकिन झील पूछ ले सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील बैकाल झील आपकी हो जाएगी। ठीक, आगे कह रहा है धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे। जो धन्वंतरी हैं वो गुप्त काल के महान वैद्यों में से एक थे। गुप्त काल में इनका जिक्र मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो बेटा अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो 20 वर्ष का था। टोटल इन्होंने 20 वर्ष तक का शासन किया था। ठीक है ना। और ये किस वंश के हैं, तो ये आपको ये भी याद रखना है, ये खिलजी वंश के हैं। इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कहानी है, वो सच्ची घटना है, जहाँ पर चाचा ने मतलब चाचा की हत्या करी थी किसने, भतीजे ने, और गद्दी हथिया ली थी। कहाँ पर ये बात हुई थी, ये मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, प्रतापगढ़ जिले में। तो कड़ा मानिकपुर की ये घटना है जहाँ पर
चाचा और भतीजे के बीच में आपस में मुलाकात होती है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है, और जहाँ पर भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी थी और गद्दी हथिया ली थी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कह रहा है गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो गत विलास पुस्तक है, प्रहसन पुस्तक है, इसके लेखक महेंद्र वर्मन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का क्या होती थी, इसको भी आपको याद रखना है। जौहर प्रथा और सती प्रथा, दो प्रथाएं थी, ठीक है ना, और दोनों लगभग लगभग सेम होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है बेटा। सती प्रथा क्या होती थी, जब कोई, ये हिंदुओं में थोड़ा प्रचलित थी कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो उसकी जो चिता होती थी, उसकी चिता पर उसकी धर्म पत्नी को भी साथ में जिंदा बैठना पड़ता था और उसको सती होना पड़ता था। ये तो बात रही किसकी? ये तो बात रही सती प्रथा की। लेकिन सर फिर जौहर क्या है? जौहर की मैं बात करता हूँ बेटा। तो जौहर में क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी एक राजपूत कोई राजा है या फिर राजपूत सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो युद्ध करने गए हैं, हाँ, और जब वो युद्ध में हार गए या फिर किसी और राजा ने उनको आकर के उनके घर में ही परास्त कर दिया, तो वो उनकी स्त्रियों को क्या करते थे, उनकी स्त्रियों को अपने राज्य में ले जाया करते थे। तो स्त्रियां वहां पर जाने से अच्छा ये मानती थी कि हम लोग क्या हो जाएं, हम लोग जौहर, एक अग्नि का कुंड होता है, चारों तरफ से आग जलती रहती है, और हम लोग इसी अग्नि में खुद को बलिदान कर दें ताकि हम उनके यहाँ जाने से बच जाएं। तो ये प्रथा क्या कहलाती थी? जौहर प्रथा कहलाती थी। आपने मूवी में भी देखा होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कह रहा है वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है। तो बेटा ऐसे बजट को क्या कहा जाता है? ऐसे बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित बजट कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का एकमात्र कारण क्या है? वो एकमात्र तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। और कह रहा है पिछड़ी तकनीक। बिल्कुल, भारत भी आज भी बहुत सारी पिछड़ी तकनीक से कृषि कर रहा है। जोत का आकार छोटा होना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले जहाँ पर लोगों के पास 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे की खेती होती थी, आज जनसंख्या बढ़ने के कारण वो खेती बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है, जहाँ पर लोग घर बना रहे हैं, लोग फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, लोग अपने और भी कामों के लिए जगह का उपयोग करना, और खेती की जगह जो होती जा रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही। साखे का प्रमाण, तो ये 3 के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो बेटा जो हरिशेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि इसको कहा जाता था। ठीक, फिर बात आ रही है इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक को लिखने का जो श्रेय है, जो नाम है, ये मेगस्थनीज को है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये भारत आया था। ठीक है, आगे कह रहा है चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? बेटा जो चतुर्भुज मंदिर है वो आपका खजुराहो में ही है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? खजुराहो में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है पत्र मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं? क्या चेक है? बिल्कुल, चेक भी एक प्रकार की पत्र मुद्रा है। ठीक है ना, चेक ले जाते हैं तो हमको पैसा मिल जाता है। हुंडी, हुंडी को भी एक तरीके से चेक ही कहा जाता है। और बॉन्ड, बॉन्ड आप सुने होंगे ना। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपका LIC बॉन्ड वगैरह है, LIC बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड ही कहलाती हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? बॉन्ड और उपरोक्त, या यूं कहे तीनों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ने के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। बेरोजगारी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और नौकरियों की संख्या बहुत कम है, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। कृषि की दयनीय स्थिति, इसके बारे में हमने चर्चा करी ही, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी की संघ की राजभाषा हो। क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा और संविधान की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो बेटा इसको संविधान की 343 धारा के अंतर्गत बताया गया है। और संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। एक बात और, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बेटा, राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि
शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय क्यों है बेटा? क्योंकि राज्य सरकार भी इस पर ध्यान दे और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी ध्यान दे, और ऐसे मुद्दे जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हस्तक्षेप कर सकें उनको हम लोग क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता। तो ये क्या हो जाएगा? इन तीनों जवाब आपके सही हो जाएंगे। फिर कह रहा है पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो बेटा पृथ्वी को हमने कितने गोलार्ध में बांटा है? आप जरा फटाक से बताएंगे। कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। फिर कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा है? असम कह रहा हूँ, सॉरी, मेघालय है ना। मेघालय का मासिन राम है, लेकिन यहाँ पर आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेघालय भी दिया है, चेरापूंजी भी दिया है, केरल भी दिया है, कहीं कहीं पर आपको चेरापूंजी का ऑप्शन मिलेगा, कहीं पर मेघालय का, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो मासिन राम हो जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कराए, और आपको एक प्रश्न कैसे लगे? क्या यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही है? अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और समय बहुत कम है, अब कैसे भी आपको ज्ञान मिले, आपको कैसे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिले, आप उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और 5 तारीख को सामाजिक अध्ययन का पेपर भी है आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।